अब हम स्लट्सकी समीकरण से का लोच रूप निकालेंगे। तो स्लट्सकी समीकरण तो हमने निकाल लिया है दो वस्तुओं की स्थिति में। डेल Q1 बाई डेल P1 इक्वल टू लैम्बडा D11 बाई डी प्लस Q1 इंटू D31 बाई डी स्लट्सकी समीकरण है। और इसको जब हम प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में बांटकर देखते हैं तो वो निकल के आता है ये समीकरण 14। अब हम ये दिखाया हुआ है मैंने, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक है, स्लट्सकी समीकरण का लोच रूप निकालते हैं। तो ये जो समीकरण 14 है इस पर गौर कीजिए। समीकरण 14 में दिया हुआ है कि डेल Q1 बाई डेल P1 इक्वल टू डेल Q1 बाई डेल P1 कब, जब U इक्वल टू U0 या स्थिर उपयोगिता हो, उपयोगिता में कोई बदलाव नहीं आता हो, माइनस Q1 इंटू डेल Q1 बाई डेल Y जबकि P कांस्टेंट हो, कीमतें स्थिर हों। ठीक है, अब इसका लोच रूप निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण के दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को P1 बाई Q1 से गुणा करते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसका जो दूसरा पद है या अंतिम पद है इसको y बाई वाई से गुणा करते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों को P1 बाई Q1 से गुणा करेंगे और साथ में जो राइट हैंड साइड का अंतिम पद है उसको हम y बाई वाई से गुणा करेंगे। ये प्रक्रिया हमें करनी है। जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, इसको P1 बाई Q1 से गुणा करें तो P1 बाई Q1 इंटू डेल Q1 बाई डेल P1, तो ये हो गया इक्वल टू, इसको भी हमने क्योंकि पूरे समीकरण को P1 बाई Q1 से गुणा किया है तो P1 बाई Q1 इंटू डेल Q1 बाई डेल P1 U इक्वल टू U0 या U कांस्टेंट स्थिर उपयोगिता माइनस, अब यहाँ हमें क्या करना है कि P1 बाई Q1 से गुणा करना है और साथ में y बाई वाई से भी गुणा करना है। तो P1 इंटू Q1 ये हो गया और y से हमने विभाजित किया था तो उस y को ले लिया, इंटू y से गुणा भी किया है y बाई Q1 इंटू डेल Q1 बाई डेल y, जबकि P इक्वल टू P0 या प्राइस जो इस कीमतें स्थिर हों। ठीक है, यह हो गया। अब ये क्या है, ये दरअसल सामान्य मांग फलन है, उसकी निजी कीमत लोच है। आपके ध्यान होगा ये जब हमने मांग की लोच पढ़ी है, सामान्य मांग फलन की निजी कीमत लोच है। और ये क्षतिपूर्त मांग फलन की निजी कीमत लोच है। और निजी कीमत लोच कौन सी है, पहली वस्तु के संदर्भ में। ठीक है, तो इसके लिए ये एप्सिलॉन 1 और ये जाई मतलब कंपनसेटिंग डिमांड फंक्शन है, ये क्षतिपूर्त मांग फलन 1 माइनस, अब ये क्या है, वस्तुओं पर होने वाले व्यय का अनुपात है। ये वस्तु पहली है तो पहली वस्तु पर व्यय का अनुपात हुआ, कुल खर्च कितना हुआ P1 Q1 बाई P1 Q1 पहली वस्तु पर कुल खर्च है, और आय से अनुपात जब इसका निकालेंगे तो इसको कहते हैं अल्फा 1। तो P1 Q1 बाई वाई है जो पहली वस्तु पर खर्च जो हुआ है उस व्यय का आय से अनुपात है। इसके लिए जो चिन्ह काम में लिया हमने अल्फा 1 लिया है, चिन्ह माइनस का तो यहाँ से लिया है और ये अल्फा 1 है, इनटू ये क्या है, ये ध्यान होगा आपके पहली वस्तु की आय लोच, तो ये नीटा 1 हुआ। तो ये स्लट्सकी समीकरण का लोच रूप हो गया। यहाँ हमने क्लियर किया हुआ है वैसे तो। और ये जो है व्यय का अनुपात, इसके लिए देखिए लोच प्रमेय है। अब बहुत सारे कंसेप्ट और ऐसे हैं जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है तो इसलिए हम उनको नहीं पढ़ा रहे। बस इतना सा समझिएगा कि
P1 इंटू Q1 वस्तु पर, पहली वस्तु पर कुल खर्च इतना होता है, आय से जब अनुपात निकालेंगे तो P1 इंटू Q1 बटा वाई, और इसको दर्शाएंगे तो उसके लिए चिन्ह काम में लेंगे अल्फा 1। तो पहली वस्तु पर खर्च का आय से अनुपात है जो अल्फा 1 है। ठीक है, बाकी तो ये आपने पढ़ा हुआ है। ये साधारण मांग फलन से निरूपित मांग की निजी कीमत लोच है। ये क्षतिपूरित मांग फलन से निरूपित मांग फलन जो क्षतिपूरक मांग फलन की लोच हुई, निजी कीमत लोच है या आय लोच है पहली वस्तु के संदर्भ में। बाकी इनके जो निकाले हैं चिन्ह जो हमारे पास आए, इनको यहाँ बताया है कि कौन सा क्या है। साधारण मांग फलन से पहली वस्तु की निजी कीमत लोच ये वाला, जिसको इप्सिलॉन 11 से दर्शाया है, और ये जाई 11 क्षतिपूरक मांग फलन से पहली वस्तु की निजी कीमत लोच है। अल्फा 1 पहली वस्तु पर होने वाले व्यय का आय से अनुपात है, और नीटा 1 पहली वस्तु की आय लोच। ठीक है, तो ये स्लट्स की समीकरण का लोच रूप हुआ। अब एक और चीज आपके ध्यान होगा, जाई जो है क्षतिपूरक मांग फलन से निरूपित तो निजी कीमत लोच है, ये हमेशा ही ऋणात्मक होगी, हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि क्षतिपूरक मांग फलन हमेशा ऋणात्मक ढाल का होता है, ये ध्यान रहे। तो देखिए इस डायग्राम में भी हमने दिखाया है, ये ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है और ये कंपनसेटिंग डिमांड कर्व है जो इससे नीचे होता है। तो क्षतिपूरक मांग लोच है जो हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि क्षतिपूरक मांग फलन ऋणात्मक ढाल का होता है, हमेशा ही ऋणात्मक ढाल का होता है। अब देखिए जो आपका स्लट्स की समीकरण का लोच रूप है उस पे गौर कीजिए, इक्वेशन पे, इस पे। यदि नीटा 1 यानी पहली वस्तु की आय लोच धनात्मक है तो माइनस और ये जो व्यय का आय से अनुपात भी निश्चित रूप से धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो माइनस अल्फा 1 इंटू नीटा 1 ये कैसा होगा, ये ऋणात्मक होगा, भाई चिन्ह ऋणात्मक का है। ऐसी स्थिति में ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक, तो साधारण मांग फलन से निरूपित मांग की निजी कीमत लोच का मान जाई से अधिक होगा, क्षतिपूरक मांग लोच से अधिक होगा, क्षतिपूरक लोच से अधिक होगा और अधिक ऋणात्मक होगा। कारण क्या है, क्षतिपूरक मांग वक्र है जो कंपनसेटिंग डिमांड कर्व की तुलना में साधारण मांग वक्र अधिक लोचदार होगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको स्लट्स की समीकरण के लोच स्वरूप से निकल के आती हैं। अब कुछ और बातें हैं स्लट्स की समीकरण से जुड़ी हुई, थोड़ा सा हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। स्लट्स की समीकरण से महत्वपूर्ण निष्कर्ष या स्लट्स की समीकरण का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं वो मैंने यहाँ दिखाया है। नंबर 1 प्रतिस्थापन प्रभाव। स्लट्स की समीकरण में प्रतिस्थापन प्रभाव हमने क्या निकाला था कि डेल Q1 बाई डेल P1 जब उपयोगिता स्थिर हो, U इक्वल टू U0 या U इक्वल टू कॉन्स्टेंट, U कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, ये जो बराबर आया था लैम्डा इंटू D11 बाई डी। अब देखिए ये क्या है, ये निजी प्रतिस्थापन प्रभाव है, और डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू धनात्मक होगी। इस हैशियन निर्धारण वो क्या कहते हैं, सारणिक का मान यहाँ धनात्मक है, लैम्डा धनात्मक है, ऑब्वियसली लाग्रेंजियन गुणांक है, ये धनात्मक होगा। D11 का मान हमने वहाँ निकाला हुआ है, माइनस जब दिखाए हैं तो D11 इक्वल टू माइनस P2 स्क्वायर आ जाता। ठीक है, ये धनात्मक, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो S11 यानी निजी प्रतिस्थापन प्रभाव क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ, लेस देन 0 हो गया।
क्योंकि ये ऋणात्मक है, अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होगा। इसका यह अर्थ हुआ कि किसी वस्तु की कीमत घटने पर प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी मांग बढ़ती है। ये आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा है, ठीक है। ये हमने स्लट्सकी समीकरण की व्याख्या में, निर्वचन में या उससे निष्कर्ष निकाला है। दूसरा, आय प्रभाव। आय प्रभाव के बारे में आपने देखा है कि हमने स्लट्सकी समीकरण में जो आय प्रभाव निकाला है वो ये आया है -Q1 इंटू डेल Q1 बाई डेल वाई, जहाँ P कॉन्स्टेंट हो, P इक्वल टू P0 या कीमत स्थिर हो। तो इसके दो भाग हैं, एक तो इसका ये वाला और एक ये वाला, दो भाग हैं। तो दो भागों में एक तो आकार या परिमाण मैग्नीट्यूड और दूसरा चिन्ह। तो इसका आकार है, आय प्रभाव का परिमाण या आकार है वस्तु की प्रारंभिक खरीद Q1 पर निर्भर करता है। यदि वस्तु की प्रारंभिक खरीद अधिक है, जैसे भोजन के लिए गेहूं, तो उसकी कीमत में कमी का आय प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यदि वस्तु की प्रारंभिक खरीद बहुत कम है, जैसे नमक है, अब आटा तो हम खरीदेंगे, गेहूं तो खरीदते हैं हम क्विंटल में, आटा हम मुश्किल से किलो में खरीदते हैं, तो ऐसे में उसकी कीमत में कमी का आय प्रभाव नगण्य होता है, बहुत कम होता है। दूसरा जो भाग इसका है वो है चिन्ह, साइन। आय प्रभाव का चिन्ह वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब वस्तुएं या तो सामान्य हैं या हीन होंगी। यदि वस्तु सामान्य है तो डेल Q1 बाई डेल वाई यानी आय प्रभाव उसका धनात्मक होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में आय प्रभाव का चिन्ह माइनस डेल Q1 बाई डेल वाई लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये चिन्ह हमारे साथ चला है यहाँ, ये देखिए ये रहा, ये साथ आ रहा है। अर्थात सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होगा। कुल मिलाकर उसका मान की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रहे। आय प्रभाव धनात्मक है, लेकिन आय प्रभाव का चिन्ह को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो उसी स्थिति में लेस देन 0 हो जाएगा और ऐसे में आय प्रभाव ऋणात्मक होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु की कीमत घटने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? आय प्रभाव के कारण बढ़ती है, कि उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो वृद्धि हुई है उसके कारण, ठीक है। ये बात हुई। तो हमारा निष्कर्ष निकला कि यदि वस्तु सामान्य है तो उस वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होगा, और इसका अर्थ जो है वो ये है, क्योंकि चिन्ह ऋणात्मक है उसके कारण ऐसा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु की कीमत यदि घटती है तो सामान्य वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ेगी। आय प्रभाव के कारण सामान्य वस्तु की मांग बढ़ेगी। और यदि वस्तुहीन है तो, यदि वस्तुहीन है तो ऐसी स्थिति में डेल Q1 बाई डेल वाई P कांस्टेंट, मतलब ये इसका जो चिन्ह है वो ऋणात्मक होगा आय प्रभाव का, क्योंकि आय में वृद्धि होने पर हीन वस्तु की मांग घट जाएगी। ऐसी स्थिति में आय प्रभाव का चिन्ह माइनस डेल Q1 बाई डेल वाई ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हीन वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हीन वस्तु की मांग उसकी कीमत घटने पर आय प्रभाव के कारण घटती है, ठीक है। तीसरी जो बात है, तीसरा जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है कीमत प्रभाव को लेकर कि सामान्य वस्तु के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों समान दिशा में कार्य करते हैं। अर्थात अतः सामान्य वस्तु के लिए कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है, ध्यान रहे। इस ऋणात्मक कीमत प्रभाव का मतलब क्या होता है कि वस्तु की मांग और उसकी कीमत
में विपरीत दिशा में बदलाव होता है। यदि वस्तु सामान्य है तो वस्तु की मांग उसकी कीमत के घटने पर बढ़ती है और वस्तु की कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। यह तो सामान्य वस्तु के लिए हुआ। हीन वस्तु की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों विपरीत दिशा में बदलते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव तो हमेशा ऋणात्मक होगा, लेकिन आय प्रभाव हीन वस्तु के लिए आपने देखा है कि धनात्मक होगा। तो ऐसे में विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। धनात्मक आय प्रभाव का परिमाण ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है। मैग्नीट्यूड, उसका आकार कम होगा, इसलिए कीमत प्रभाव तो ऋणात्मक होगा, लेकिन आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। अतः कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसका ये अर्थ है कि हीन वस्तु की कीमत घटने पर कीमत प्रभाव के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है। हीन वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है। इन्फीरियर जो गुड है। लेकिन एक और किस्म है वस्तु की, जिसको हम गिफिन वस्तु के नाम से जानते हैं। गिफिन वस्तु की स्थिति में धनात्मक आय प्रभाव, धनात्मक का मतलब ये कि ये जो है उसके प्रतिस्थापन के विपरीत दिशा में काम कर रहा होता है। धनात्मक आय प्रभाव का परिमाण मैग्नीट्यूड ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। अतः कीमत प्रभाव धनात्मक होगा। गिफिन वस्तु के लिए कीमत प्रभाव धनात्मक हो। ध्यान होगा पीसीसी बैकवर्ड बेंडिंग होता है, पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है। इसका यह तात्पर्य है कि गिफिन वस्तु की स्थिति में कीमत घटने पर वस्तु की मांग घटती है और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो ये जो स्लट्सकी समीकरण का जब हम निर्वचन करते हैं तो ये निष्कर्ष हमें स्लट्सकी समीकरण से प्राप्त होते हैं और हमने इनकी व्याख्या स्लट्सकी समीकरण के सामने रखकर की है। इस तरह से दो वस्तुओं की स्थिति में स्लट्सकी समीकरण का निरूपण, स्लट्सकी समीकरण का लोच रूप, स्लट्सकी समीकरण के जो हम निष्कर्ष हमें मिलते हैं या उसका इंटरप्रिटेशन, ये हमने देख लिया है। तो स्लट्सकी समीकरण दो वस्तुओं की स्थिति में ये जो टॉपिक है ये क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।